हेलो एवरीवन। आज है 3 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अरब सागर में जो चक्रवात आया है अस्ना, इसका नामकरण किया गया है पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा। अभी हाल ही में भारत ने मलेशिया के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 इस साल राजगीर होस्ट करेगा, बिहार में इसका आयोजन होना है। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में गौतम अडानी को स्थान दिया गया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया फरक्का बैराज किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और अभी हाल ही में कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा किफायती एरो लॉन्च ये लॉन्च किया गया है। और भारत का जो सबसे बड़ा गहरा पानी वाला वधावन पोर्ट है, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डूरंड कप जीता है? विच टीम रिसेंटली वॉन इट्स फर्स्ट डूरंड कप टाइटल? मैंने कई बार आपको बताया है कि जो डूरंड कप है ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये पहली बार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। ये तो मैं आपको 2024 का बता रही हूँ, लेकिन इसके पहले लास्ट ईयर यही टाइटल मोहन बागान ने जीता था ईस्ट बंगाल को हरा करके। मैं आपको बता दूं कि मोहन बागान डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, लेकिन ये जो खिताब है पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया है पेनाल्टी शूटआउट में मोहन बागान को हरा करके। इसका जो एडिशन था 133वां संस्करण था, जिसका आयोजन कोलकाता, असम, झारखंड और मेघालय में किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, याद रखें। इसका फाइनल पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में खेला गया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसमें कुछ अवार्ड रहे, जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड। ये सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में स्कोर करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि जीता है नोआ सिदाऊ ने। 6 गोल इन्होंने किए हैं। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिलता है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को, जो कि मिला गुरमीत सिंह को। और गोल्डन बॉल का अवार्ड ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, जो कि जितिन एमएस ने जीत लिया है। अब इस टूर्नामेंट की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये जो डूरंड कप है किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत जो है 1888 में हुई थी। और इसकी जो पहली प्रतियोगिता है हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित की गई थी। शुरुआत में ये ब्रिटिश सेना की विभिन्न रेजिमेंट के लिए एक फुटबॉल प्रतियोगिता थी, और बाद में इसमें भारतीय टीमों को भी खेलने की इजाजत दे दी गई थी। इस प्रतियोगिता का नाम उस समय जो ब्रिटिश भारत के सचिव थे मोरिटिमर डूरंड, इनके नाम पर रखा गया था। मोहन बागान ये डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है। कुल 17 टाइटल इसके नाम हो जाएंगे। हालांकि फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है फीफा वर्ल्ड कप के नाम से आप इसे जानते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। मैं आपको बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, ये हर 4 साल में आयोजित होता है। तो पुरुषों का जो लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये 2022 में कतर ने होस्ट किया था। अब ये होने जा रहा है 2026 में, जिसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी। एक तो है यूएसए, दूसरी है मैक्सिको, और तीसरी इसमें हो जाएगी कनाडा। सेम वैसे ही लास्ट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, अब जो होने जा रहा है 2027 में। और पहली बार इसे जो कंट्री होस्ट करने जा रही है ये हो जाएगी ब्राजील। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखें कि फुटबॉल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे आप बैलन डियोर अवार्ड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड? तो ये भी हाल ही में मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर तक। और 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो शुरुआत है ये 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो खाद्य और पोषण बोर्ड है इसके द्वारा की गई थी। इस बार की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार, यानी कि न्यूट्रिशंस डाइट्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो तेजिंदर सिंह है ये बन गए हैं भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख।
पदभार संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि जो नेशनल वॉर मेमोरियल, आप सभी जानते हैं भारत का पहला युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल, ये है कहाँ पर, ये राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास है। तो यहाँ जाकर इन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की है। वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। विवेक राम चौधरी एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष हैं और नभ स्पर्शम दीप्तम इसका मोटो है यानी कि आदर्श वाक्य, टच द स्काई विथ ग्लोरी। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो इंडियन नेवी का प्रभार संभाल रहे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन एयरफोर्स का पदभार संभाल रहे हैं विवेक राम चौधरी, उप प्रमुख बने हैं तेजिंदर सिंह। तो इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इंडियन आर्मी 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है, जबकि इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द रिसेंटली डिस्कस्ड प्रोजेक्ट नमन? ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के द्वारा। अब ये है क्या? देखिए, अभी तो उसके पहले चरण की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस, पेंशनर्स, वेटनर और उनके परिवारों की हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन ये स्पर्स इनके सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को और भी आसान बनाएगी। लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। तो अभी इंडियन आर्मी का मैंने डिस्कशन किया भी था और इसके प्रमुख वर्तमान में हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। राष्ट्रीय महिला आयोग की यदि मैं बात करूं तो देखिए, कल की ही करंट अफेयर की क्लास में हमने डिस्कशन किया है शी बॉक्स पोर्टल के बारे में। तो यहां से हम रिलेट कर लेते हैं शी बॉक्स पोर्टल, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके पहले एक करंट अफेयर का फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी हाल ही में डिजिटल शक्ति के चौथे चरण का यानी कि डिजिटल शक्ति 4.0 ये भी हाल ही में लॉन्च कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रभार संभाल रही है रेखा शर्मा। नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें 2 राज्यों को इस बार टॉप पर रखा गया है। ये 2 राज्य आपके हो जाएंगे केरल और उत्तराखंड। सबसे नीचे बिहार को रखा गया है। इसरो चंद्रयान 4 पर विचार कर रहा है और इसका जो चंद्रयान 4 मिशन है ना, ये 2028 तक लॉन्च होगा, लेकिन इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2040 तक का। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 से इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है, जिसका टारगेट है खुद को वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना है। हालांकि ये 30 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे संबोधित किया गया है इस इवेंट को, और ये हमेशा ही मुंबई में आयोजित किया जाता है। मुंबई से यदि रिलेट करेंगे तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शामिल ये शहर है। अभी जो मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रिलीज की गई थी प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर रहने के लिहाज से, तो वैसे तो हांगकांग टॉप पर था भारत की तरफ से, मुंबई को टॉप पर रखा गया था। इसके अलावा जो एप्पल है अमेरिकी कंपनी, इसने अपना पहला स्टोर जो है ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ही ओपन किया था। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से यदि रिलेट करेंगे तो राज्यपालों का जो 52वां सम्मेलन है ये राजधानी दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। कोलकाता से यदि रिलेट करेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच में जो तर्कस अभ्यास का आयोजन होता है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसका ये दूसरा एडिशन रहा था। गुवाहाटी से रिलेट करेंगे तो इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी इसी ने की है, जिसमें कि टॉप पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। रुबीना फ्रांसिस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल में 211.1 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। हालांकि इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अवनी लेखरा के बारे में, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड दिलाया था, पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। सवाल नंबर 7वें की तरफ चलते हैं।
सैनन गैब्रियल ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? कई बार खिलाड़ी और उनसे संबंधित कंट्री एग्जाम का पार्ट बनती है, तो याद रखें ये हो जाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, जिन्होंने भी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। इनका करियर खत्म हुआ है। वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने 59 टेस्ट, 25 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अब वह त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए खेलना जारी रखेंगे, हालांकि ये भी कैरिबियाई कंट्री है वेस्ट इंडीज के जैसे, और विश्व भर में विभिन्न क्लब और फ्रेंचाइजी टीमों को लीड करेंगे। नाम क्या है? शैनन गैब्रियल। और यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूँ ना, तो इंग्लैंड के फेमस खिलाड़ी जो रूट का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। सभी खिलाड़ी मैं क्रिकेट से ही रिलेट करूंगी, जो कि ऑप्शन के थ्रू आप देख रहे हैं कंट्रीज का नाम। लॉकी फर्गुसन का नाम आप रिलेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड से। क्यों? क्योंकि 4 मेडन ओवर अभी हाल ही में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में डाले थे, जिसके कारण ये चर्चे में आए थे। ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस का नाम रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मिशेल स्टार्क एक चर्चित नाम रहा है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये खेले हैं इस साल के आईपीएल में। कोलकाता नाइट राइडर्स इस साल के आईपीएल के विजेता भी थे, और आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये आपके मिशेल स्टार्क ही हो जाएंगे। सवाल नंबर 8वीं की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने रिसेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। खेल मंत्रालय संभाल रहे मनसुख मंडाविया। तो जो रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, देखिए सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट, यानी कि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, जो कि खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में खेल दिवस के मौके पर शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड एथलीट को सशक्त बनाना, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया है। क्योंकि होता है ना कि काफी सारे एथलीट हमें देखने को मिलते हैं देश में, जिन्होंने अपने टाइम में देश के लिए खेला है, देश को मेडल्स भी दिलाए हैं, और आज उनकी कोई पहचान नहीं है और ये मोहताज हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज है। तो इन्हें एक तरह की पहचान देने के लिए, इन्हें सशक्त बनाने के लिए खेल मंत्रालय की ये पहल है। ये रिटायर्ड एथलीट्स के करियर के विकास के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करके उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाने में हेल्प करेगा। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला सबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? इसकी लोकेशन कहाँ है? ये हो जाएगा साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में। अभी क्यों ये चर्चे में आया? तो देखिए अभी हाल ही में चाइना का जो प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय है, इसने दक्षिण चीन सागर में विवादित सबीना शोल पर अपना पहला सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया। सबीना शोल, जिसे शियान बिन रीफ के नाम से जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह के पूर्वी भाग में स्थित एक तरह का समुद्री प्रवाल एटॉल है, एक तरह का कोरल रीफ है स्प्रेटली आइसलैंड, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। इसी स्प्रेटली आइसलैंड को लेकर के फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद भी है। तो ये फिलीपींस के पलावन प्रांत से 75 समुद्री मील की दूरी पर है, और UNCLOS, अब ये क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके तहत फिलीपींस के 200 समुद्री मील के विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ट्रेड यानी कि व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। तो चाइना इस शोल और दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर अपना क्षेत्र होने का दावा करता है और वहां अपनी प्रेजेंस को बनाए रखता है। हालांकि यह चाइना से 630 समुद्री मील की दूरी पर है। तो अभी ये एरिया हमने डिस्कस किया जो कि चर्चे में है, सबीना शोल कहाँ लोकेशन है? स्प्रेटली आइसलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। इंडियन ओशन की यदि मैं बात करूं और प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, देखिए जो सबसे बड़ा महासागर है पूरी दुनिया का, ये प्रशांत महासागर ही है, जिसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा अटलांटिक ओशन, जिसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तीसरा सबसे बड़ा ओशन ये हो जाएगा इंडियन ओशन, जिसका सबसे गहरा बिंदु, जिसे आप जावा या सुंडा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 10वां है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में यानी कि हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने इसमें रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। 3 साल पहले टोक्यो में ये दूसरे स्थान पर रहे। 3 साल पहले यानी कि 2021 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक।
निषाद ने 2.04 मीटर की छलांग के साथ सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इन्हें मिल चुका है सिल्वर मेडल। सवाल नंबर 11वां है, सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के अभी हाल ही में 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं और इस मौके पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज यानी कि फ्लैग और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू unveiled the new flag and emblem of the Supreme Court of India on the historic occasion of the 75th anniversary of the establishment of Supreme Court। 1950 में इसकी स्थापना हुई, अभी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके जो पहले न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश लिखना चाहिए, मैं एडिट कर दूंगी, ये हीरालाल जेकानिया थे। वर्तमान में 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं रही, न्यायाधीश रही है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। जो फ्लैग लॉन्च किया गया है, फ्लैग पर संस्कृत श्लोक है जिसमें लिखा गया है यतो धर्मस्तुतो जय। मैंने कल आप लोगों से पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया? इसका राइट आंसर था ओडिशा। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।